साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। गार्डनर का सिद्धांत। आप जब एग्जाम देने जाएंगे ना, यूपी टेट और सी टेट, सी टेट में तो बहुत ही अनिवार्य टॉपिक हो जाता है। ये सी टेट में निश्चित तौर पर सवाल आता है। अब ऐसे में यूपी टेट में भी बाय द वे एक आध सवाल बन ही सकता है गार्डनर के सिद्धांत से। तो गार्डनर का एक सिद्धांत है कंप्लीट, जिसमें टाइप इसके इन्होंने जितने भी प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया ना, उनके सवाल बड़े जरूरी हो जाते हैं और आप सभी के भूलने की संभावना भी बड़ी बनी रहती है। तो इस सेशन में हम गार्डनर सिद्धांत का संपूर्ण पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसमें 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताएंगे, आलोचना, कक्षा उपयोग, ए टू जेड सब कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो सेशन को प्रारंभ करें उससे पहले अपील करेंगे कि चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं। हम सभी लोग बात करेंगे गार्डनर के सिद्धांत की। तो अवधारणा की बात करें तो प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इनकी पुस्तक है फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस 1983 में लिखी गई ये पुस्तक है गार्डनर के द्वारा, जिसमें उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत को दिया हुआ है। मुख्य विचार पर आए तो गार्डनर ने सामान्य बुद्धि की अवधारणा का कड़ा विरोध किया है, समझिए, और बुद्धि को कहा है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं होती है, बल्कि यह कई प्रकार की होती है। अब आप कहेंगे गुरुजी इनसे पहले भी तो बहुत से लोगों ने बताया कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है। देखिए बहुत से लोगों ने बताया, कौन कौन है वो बता देते हैं आपको। बुद्धि का एकल तत्व सिद्धांत कौन दिया? बीने ने दिया। तो उसने कहा बुद्धि में केवल एक तत्व होता है। स्पीयरमैन आए तो उसने बुद्धि में बताया क्या कि कहा बुद्धि 2 तत्व है, यानी बुद्धि एक है, उसमें 2 तत्व काम करता है। थांडाइक आता है, वो कहता है कि बुद्धि में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। आप समझिए, सब लोगों ने बुद्धि को एक ही माना, बस उसमें अलग अलग फैक्टर बताया। थांडाइक ने बहुकारक बताया, थर्स्टन ने बताया कि बुद्धि 13 तत्वों से बनी है, जिसमें से 7 महत्वपूर्ण है। इस तरीके से आप देखिएगा तो सबने एक ही बुद्धि के अलग अलग तत्व बताए हुए हैं। पहली बार एक व्यक्ति आया गार्डनर, जिसने एकल तत्व का विरोध करते हुए कहा कि बुद्धि ही कई प्रकार की होती है। मतलब बुद्धि के भीतर कई फैक्टर नहीं होते हैं, बल्कि टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होता है। बुद्धि ही कई प्रकार की होती है, यह बताया गार्डनर ने। अब आप समझिए, गार्डनर ने कहा कि सभी बुद्धियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। यदि किसी व्यक्ति में एक बुद्धि कम है, जैसे गणित में कमजोर है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अन्य क्षेत्रों जैसे संगीत या खेल में भी कमजोर होगा, क्योंकि उसकी दूसरी प्रकार की बुद्धि ज्यादा हावी होगी तो वो व्यक्ति उसमें निपुण होगा। मस्तिष्क में किसी चोट के कारण अगर एक बुद्धि नष्ट होती है तो बाकी सुरक्षित रहती है। यह सीटेट में बहुत पूछा जाता है कि मस्तिष्क के यदि किसी एक भाग में चोट लग जाए तो दूसरा भाग, तो ध्यान दीजिएगा गार्डनर के सिद्धांत से ही यह संबंधित बात होती है, बायोलॉजी से संबंधित बात नहीं होती है। इनके अनुसार एक भाग अगर क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो दूसरा भाग काम करेगा। जैसे कोई नृत्य करने वाला व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कि उसका नृत्य कौशल ही खराब हो गया, पैरों में चोट वोट लग गई है या विकलांगता हो गई है, तो वह कविताएं लिख सकता है, वो कहानियां लिख सकता है, शेरो शायरी लिख सकता है या फिल्म लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। आगे बढ़िएगा। यहां पर बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं उन्होंने। मूल रूप से जब सिद्धांत दिया था तो बुद्धि के 7 प्रकार बताए। 1998 में उसने 8वीं बुद्धि जोड़ा, प्रकृतिवादी बुद्धि को जोड़ा, और 2000 में उसने 9वीं बुद्धि को जोड़ा, जो अस्तित्ववादी बुद्धि है। लेकिन सीटेट यूपी टेट हमेशा 8 ही मानता है, मतलब एनसीईआरटी 8 प्रकार के इंटेलिजेंस को मानता है, जिसमें सबसे पहला इंटेलिजेंस कौन होता है? शाब्दिक या भाषाई इंटेलिजेंस होता है। सबसे पहला इंटेलिजेंस कौन सा हो गया? शाब्दिक या भाषाई इंटेलिजेंस सबसे पहला हो गया। यहां पर 3 भले लिखा है, लेकिन ये पहली बुद्धि है, ध्यान दीजिएगा। भाषाई या शाब्दिक बुद्धि होती है, शब्दों और भाषा पर गजब की पकड़ होती है जिनके पास ये बुद्धि होती है। जैसे कवि हो गए कुमार विश्वास, वकील हो गए, पत्रकार हो गए, लेखक हो गए, इनके पास कौन सी बुद्धि पाई जाती है? शाब्दिक या भाषाई बुद्धि पाई जाती है। दूसरी बुद्धि की बात करें तो दूसरी बुद्धि होती है तार्किक या गणितीय बुद्धि होती है, मतलब तर्क करने, पैटर्न पहचानने और गणित हल करने की क्षमता जबरदस्त होती है। जैसे वैज्ञानिक हो गए, गणितज्ञ हो गए और बैंकर हो गए, जितने बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले हैं शेयर मार्केट में, उन सबके पास इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तीसरी बुद्धि की बात करें अगर हम, तो स्पेशियल इंटेलिजेंस होता है। स्पेशियल इंटेलिजेंस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। खाली जगह, दिशाओं और दृश्यों को दिमाग में इमेजिन करने, कल्पना करने की क्षमता होती है, और कल्पना को मूर्त बनाने की क्षमता पाई जाती है इस प्रकार के इंटेलिजेंस में। किसके पास होती है? पायलट हो गया, चित्रकार हो गया, मूर्तिकार हो गया, वास्तुकार हो गया, ड्राइवर हो गया, इनके पास इस प्रकार का इंटेलिजेंस पाया जाता है।
आगे देखिएगा, चौथे प्रकार की इंटेलिजेंस की बात करें तो शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है। अपने शरीर या उसके अंगों पर पूरा कंट्रोल करने की क्षमता इससे संबंधित होती है। यानी जैसे डांसर हो गए माइकल जैक्सन, जैसे खिलाड़ी हो गए विराट कोहली वगैरह, सर्जन जैसे डॉक्टर जो ऑपरेशन करने वाले होते हैं, और जो जिम्नास्ट होते हैं, इनका अपने बॉडी पर कंट्रोल बहुत तगड़ा होता है। इनके पास बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है जबरदस्त। संगीतात्मक बुद्धि की बात करें, पांचवी बुद्धि कौन सी है? म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिनको सुर ताल और लय को समझने की क्षमता होती है, जैसे गायक हो गए, संगीतकार हो गए, इनके पास कौन सी बुद्धि होती है? म्यूजिकल होती है। आगे बढ़िएगा तो अगला आता है कौन सा? छठवां, अंतरवैयक्तिक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अंतरवैयक्तिक जब भी पूछेगा तो इंग्लिश जरूर देखना, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, है ना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि दूसरों की भावनाओं, इरादों और मूड को तुरंत समझ लेने वाले व्यक्ति के पास कौन सी बुद्धि होती है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। जैसे राजनेता हो गए, LIC एजेंट हो गए, सेल्समैन हो गए, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता हो गए, अच्छे अध्यापक हो गए, इनके पास कौन सी बुद्धि पाई जाती है? इंटरपर्सनल बुद्धि, अन्य बुद्धि पाई जाती है। पीपुल स्मार्ट होते हैं ये लोग, दूसरों को समझने की क्षमता इनके अंदर होती है। और एक होती है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इसको इंग्लिश जरूर देखना, इंट्रापर्सनल होता है ये। इंग्लिश क्या होता है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है, यानी स्वयं या खुद की भावनाओं, कमियों और क्षमताओं को गहराई से समझने वाले। इस व्यक्ति को सेल्फ स्मार्ट व्यक्ति कहा जाता है। जिसके पास ये बुद्धि होती है वह व्यक्ति कैसा होता है? सेल्फ स्मार्ट व्यक्ति होता है, यानी अपने को समझने की क्षमता उसके अंदर होती है। इसके अंतर्गत संत आते हैं, दार्शनिक आते हैं, आध्यात्मिक गुरु आते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखिएगा, अगली अगली बुद्धि की बात करें तो ये बुद्धि कौन सी है? आठवें प्रकार की बुद्धि है, प्राकृतिक बुद्धि की बात करें, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस 1998 में जोड़ा गया था। पेड़ पौधे और जानवरों और प्रकृति से गहरा जुड़ाव जिनके अंदर पाया जाता है, ये नेचर स्मार्ट होते हैं। इस बुद्धि वाले व्यक्ति नेचर स्मार्ट होते हैं। जैसे किसान हो गए, पर्यावरण विद्वान हो गए, वनस्पति वैज्ञानिक हो गए, उनके पास कैसे बुद्धि पाई जाती है? किसान भी इसी के अंतर्गत आते हैं, वो प्राकृतिक बुद्धि वाले होते हैं। आगे समझिएगा, अंतिम अस्तित्ववादी बुद्धि को मैंने बताया नहीं, 8 प्रकार की बुद्धि है जो NCERT मानता है, इसलिए 9वीं प्रकार के अस्तित्ववादी बुद्धि को मैं यहां पर समझा नहीं रहा हूं। सिद्धांत की आलोचना जरूर पढ़ लीजिएगा, सवाल बन जाता है जूनियर में, खास करके यूपी टेट में अगर सवाल बनेगा तो जूनियर में खास तौर पर यह सवाल निकल करके आएगा। मनोवैज्ञानिकों, खास करके साइकोमेट्रिक विचारधारा वालों ने गार्डनर के सिद्धांत की बहुत आलोचना की। उनके अनुसार 3 प्रमुख कारण है जो आलोचना की गई। यह बुद्धि नहीं केवल प्रतिभा है, ये बताते हैं लोग कि ये बुद्धि नहीं प्रतिभा की बात करते हैं कौन? गार्डनर। आलोचकों का कहना है कि गार्डनर जिसे बुद्धि कह रहे हैं वह दरअसल व्यक्ति की प्रतिभा होती है, स्किल होती है। और जैसे संगीत गाना कोई बुद्धि नहीं है बल्कि क्या है? कला है। ये पहली आलोचना हो गई। दूसरी, अनुभवजन्य या वैज्ञानिक साक्ष्यों का अभाव है। गार्डनर के सिद्धांत को लैब में साबित करना या वैज्ञानिक रूप से मापना बहुत मुश्किल है। जैसे IQ को तो मापा जा सकता है, लेकिन गार्डनर के द्वारा बताई गई बुद्धियों का मापन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कोई टेस्ट पेपर नहीं बनाया जा सकता है। एक आलोचना ये है। दूसरी आलोचना, मापन संभव नहीं है। हम गणितीय बुद्धि का टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन अंतःवैयक्तिक या प्राकृतिक बुद्धि की किसी भी पैमाने पर मापना जो है लगभग असंभव है। यह आलोचना है। लेकिन फिर भी कक्षा शिक्षण उपयोग इसका ज्यादा होता है। गार्डनर का सिद्धांत एक अध्यापक को कक्षा में क्या सिखाता है? तो यहां से पेडागोजी के सवाल बन सकते हैं। क्या सवाल बनेगा? विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, यह गार्डनर का सिद्धांत बताता है। कक्षा में सभी बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, इसलिए अध्यापक को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीकों यानी दृश्य, श्रव्य और गतिविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हर प्रकार की बुद्धि वाले बच्चों को चीजें समझ में आ सके। जिसकी पता नहीं कौन से बच्चे की कौन सी प्रतिभा है, तो हम अगर अलग अलग तरीकों का प्रयोग करेंगे तो जिसकी जिसमें प्रतिभा होगी उसका निखार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले पर बात करेंगे। शिक्षक को यह समझना चाहिए कि अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है तो हो सकता है चित्रकारी में जीनियस हो जाए। वो एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से जज नहीं किया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि उसकी क्षमता पानी में तैरने की क्षमता है। अगला कहता है समग्र मूल्यांकन। बच्चों का मूल्यांकन केवल पेपर, पेंसिल या लिखित परीक्षा से नहीं होना चाहिए, ये गार्डनर का सिद्धांत बताता है। क्या कहता है? कहता है बल्कि खेल कूद, कला, व्यवहार के आधार पर भी बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर वो क्षमता हो सकती है। तो एक बार अंतिम नजर से देख लें तो यहां पर कितने प्रकार की बुद्धि हो गई? भाषाई बुद्धि हो गई,
तार्किक गणितीय बुद्धि हो गई, स्पाशियल यानी स्थानिक बुद्धि हो गई, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि हो गई, संगीतात्मक बुद्धि हो गई, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो गई, अंतःवैयक्तिक बुद्धि हो गई और प्राकृतिक बुद्धि हो गई। यह 8 प्रकार का इंटेलिजेंस गार्डनर के द्वारा समझाया गया है। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी को गार्डनर का यह सिद्धांत बखूबी समझ में आ गया होगा। 10 मिनट की सीरीज में नियमित तौर पर देता रहता हूं, जिसमें एक बेहतरीन सा टॉपिक होता है। आप सभी लोगों को सारी वीडियो देखनी चाहिए आपके भविष्य की परीक्षाओं के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।